हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू बीआर इंग्लिश वंस अगेन। आज मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम के टाइम में टॉप 10 मिस्टेक्स क्या क्या स्टूडेंट्स करते हैं। अभी आपके कई सारे एग्जाम्स आने वाले हैं और उसमें ग्रामर से रिलेटेड खास करके एरर टाइप का क्वेश्चन जब आप बनाने लगते हो या फिलर जब आप बनाने लगते हैं तो उस समय किस तरह के मिस्टेक्स आप करते हैं। जैसे कितने सारे स्टूडेंट्स आपने लिखा होगा द पुलिस इज कमिंग। दिखने में ये एकदम सही भी लगता है, लेकिन क्या ये सच में सही है? एग्जाम में भी कई बार ऐसा होता है कि आपको एरर टाइप के क्वेश्चन में द पुलिस इज कमिंग या द पुलिस के साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज कर देता है, जो कि ये सेंटेंस पूरी तरह से इनकरेक्ट है, यानी कि गलत है। तो क्या है इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट, यानी 200 मिस्टेक्स में मैं आपको क्या करूंगा, सबसे पहले जो आप मिस्टेक्स करते हो, जो गलतियां हो जाती हैं, सबसे पहले मैं उसके बारे में बताऊंगा। फिर उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है मैं कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करता चाहूंगा। तो चलिए जरा समझते हैं इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, यहाँ पे जो मिस्टेक दिया गया है, ये दिया गया है आपको, आप नाउन से ये कह सकते हो कि ये मिस्टेक दिया गया है। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो दिखने में सिंगुलर लगते हैं, दिखने में क्या लगते हैं, सिंगुलर लगते हैं, बट एक्चुअली वो प्लूरल होता है। इसमें कुछ लिस्ट है, चलिए देख लेते हैं जरा कौन कौन सा ऐसा नाउन है जो दिखने में सिंगुलर लगता है लेकिन होता है एक्चुअली में प्लूरल। वो है सबसे पहला इसमें पिजेंट्री, पिजेंट्री, ठीक है, पोल्ट्री। मैं पूरा का पूरा लिस्ट ही आपको इन कॉन्सेप्ट ही क्लियर करते चला जाऊंगा। ओके, पिजेंट्री, पोल्ट्री, पोल्ट्री के बाद नेक्स्ट इसमें है, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट इसमें है पीपल, पब्लिक, पुलिस, पुलिस के बाद है इन्फेंट्री, इन्फेंट्री, इन्फेंट्री के बाद है कैवेलरी, कैवेलरी के बाद है जेंट्री, जेंट्री। मैं हिंदी भी बता दूं आपको, अब पिजेंट्री मिस होता है कृषक वर्ग, कृषक वर्ग, किसान वर्ग जिसको बोल सकते हो। पोल्ट्री मिस मुर्गे मुर्गियां बोल सकते हैं, मुर्गे मुर्गियां बोल सकते हैं, ठीक है, ओके। पीपल मीन्स लोग, पब्लिक मिस भी जानते हैं ये लोग ही होता है, लेकिन ये किसी छोटे एरिया के लोगों के लिए बात यहाँ पे किया जाता है। पुलिस का मतलब नगर रक्षक बोल सकते हो या सीधे आप पुलिस के नाम से जान सकते हैं इसको। इन्फेंट्री मिस होता है पैदल सेना, पैदल सेना, ओके। कैवेलरी मिस हो जाता है घुड़सवार सैनिक, घुड़सवार सैनिक। और जेंट्री मिस हो जाता है, जेंट्री को आप बोल सकते हो कुलीन वर्ग, आप बोल सकते हैं इसको, कुलीन वर्ग आप बोल सकते हैं। तो इन नाउन्स को थोड़ा ध्यान रखना है, ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो सारे के सारे, ध्यान दीजिएगा, ये सब का सब यहाँ पे प्लूरल है। ये एक्चुअल में क्या है, ये प्लूरल है। ये जब प्लूरल है तो जाहिर सी बात है इसके साथ में प्लूरल वर्ब का ही यूज करना सही होगा। कभी भी इसके साथ में यदि आप सिंगुलर वर्ब का यूज करते हो तो सिंगुलर वर्ब यहां पे इनकरेक्ट हो जाएगा। और भी चीज, कुछ कॉन्सेप्ट और जरा समझ लीजिएगा, कभी भी इसके साथ में ए या एन का यूज भी आप नहीं कर सकते हैं। यानी अ पुलिस इज कमिंग बोलेंगे तब भी सही है, ध्यान दीजिएगा, अ पुलिस यहां पे लिखेंगे तब भी ये गलत है, सॉरी गलत है ये, है ना, अ पुलिस बोलेंगे तब भी ये गलत है, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा समझ लेंगे। सो पिजेंट्री, पोल्ट्री, पीपल, पब्लिक, पुलिस, इन्फेंट्री, कैवेलरी और जेंट्री, ये सब का सब प्लूरल प्रोनाउन है, प्लूरल नाउन है। इसके साथ में हमेशा और हमेशा आपको प्लूरल वर्ब का ही यूज करना होगा, कभी भी इसके साथ में आपको सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं करना है, समझ गया ना। इसके पहले ए एन का भी यूज नहीं करना है, इस चीज को एकदम माइंड में अच्छे से बिठा लीजिए। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे माइंड में आता है कि सर पुलिस तो हम सुने कि जहां पे भी देखते हैं पुलिस पुलिस पुलिस, तो इसको तो हम आज तक के सिंगुलर ही लिए, फिर प्लूरल ये कैसे हो गया? तो मेरे भाइयों एक बात जरा ध्यान से समझ लीजिएगा, जहां कहीं भी पुलिस पहुंचती है तो जनरली एक गाड़ी पुलिस कम से कम, जनरली, ज्यादातर मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि एक पुलिस वाला आपको नहीं दिखता है, बट जनरली एक गाड़ी पुलिस पहुंचती है, वो ग्रुप में ही ज्यादातर वो जाते हैं।
तो इसीलिए पुलिस कहते के साथ ही उसको सिंगुलर नहीं माना जाता है, उसे प्लूरल ही माना जाता है। तो फिर आखिर एक पुलिस वाले के लिए क्या यूज करेंगे? तो एक पुलिस वाले के लिए ध्यान दीजिएगा, एक पुलिस वाले के लिए यूज करते हैं अ पुलिस मैन, अ पुलिस मैन या फिर अ कॉप। इस तरह के वर्ड का यूज किया जाता है, इस तरह के वर्ड्स का यूज किया जाता है। सिर्फ द पुलिस बोलेंगे तो वहां पे प्लूरल माना जाएगा, सिंगुलर नहीं माना जाएगा। समझ गया ना? ओके। एक और कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा पीपल को लेकर के, ध्यान से समझिएगा, जरा ध्यान से समझिएगा। पीपल में, पीपल ध्यान दीजिएगा, इसका दो मीनिंग होता है। एक मीनिंग होता है लोग, 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 तो लोग के सेंस में ये प्लूरल है, प्लूरल है। लेकिन पीपल का एक मीनिंग जानते हैं क्या होता है? नेशन हो जाता है, नेशन। नेशन मतलब आप राष्ट्र बोल सकते हैं, राष्ट्र इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस सेंस में पीपल को सिंगुलर माना जाता है, सिंगुलर माना जाता है, ध्यान से समझिएगा। ओके। सो नेशन के सेंस में, नेशन के मीनिंग के लिए जब पीपल को सिंगुलर माना जाता है तो वहां पे अ पीपल, अ पीपल और पीपल्स बोलना सही हो जाएगा। सोच लीजिए, अ पीपल और पीपल बोलना सही हो जाएगा। अभी हमने कहा कि पीपल के पहले आपको ए एन का यूज नहीं करना है। पीपल में आपको इधर ACIS भी, यानी ये इसमें ACIS का भी यूज आपको नहीं करना है। लेकिन तब नहीं करना है जब पीपल का मीनिंग लोग हो। पर यदि पीपल का मीनिंग राष्ट्र के सेंस में यूज किया जाए, नेशन के सेंस में यूज किया जाए, तो वहां पे पीपल को सिंगुलर माना जाता है और अ पीपल मीन्स होता है अ नेशन, अ नेशन। ओके। और पीपल्स मीन्स हो जाता है नेशंस। क्या हो जाता है? नेशंस। क्या इतना समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, है ना। तो पहले मैं आपको मिस्टेक बताते जाता हूं, फिर मैं इससे रिलेटेड मैं आपको कॉन्सेप्ट बताते जाता हूं। ओके, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट मिस्टेक की तरफ। अब इस सेंटेंस को देखिए, क्या इसमें आपको कोई एरर लग रहा है? सरफेस लेवल पे ये सेंटेंस देखने में बिल्कुल करेक्ट लगता है। एग्जाम में जानबूझ करके इसी टाइप के क्वेश्चंस तो पूछे जाते हैं कि आपको किसी भी तरह से उसमें कोई एरर लगे ही नहीं। और ऐसे सेंटेंसेस में एरर वही स्टूडेंट्स रिकॉग्नाइज कर सकते हैं जिन्हें डीप नॉलेज है, जिनके पास डीप कॉन्सेप्ट है। और मैं आपको बता दूं कि यह सेंटेंस भी पूरी तरह से इनकरेक्ट है, यानी कि गलत है। अब गलती कहां पे है? चलिए इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझते हैं, जरा ध्यान देते हैं, देखिएगा जरा। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिन्हें सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूपों में एक ही तरह के वर्ड का उनके लिए यूज किया जाता है। यानी सिंगुलर में भी वही वर्ड होता है और प्लूरल में भी वही वर्ड होता है। इसमें से मुख्य रूप से हैं, ध्यान दीजिएगा, शीप, शीप, डियर और फिश। मेन रूप से एग्जाम में ये तीनों से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। शिप, ध्यान दीजिएगा, सिंगुलर है तब भी शिप, और यदि इसके प्लूरल की बात की जाए तो प्लूरल में भी शिप को शीप ही बोला जाता है, शिप्स नहीं बोला जाता है। यदि कोई यहां पे शिप्स लिख रहा है तो ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक इसी तरह से ध्यान दीजिएगा, डियर को प्लूरल में भी डियर ही कहते हैं, कभी भी इसको डियर्स नहीं कहा जाता है। फिश का प्लूरल फिश ही होता है, ध्यान रहे, इसे फिशेज नहीं लिखा जाता है। कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर रखेंगे। अब सवाल ये उठता है कि सर आखिर ऐसा क्यों है? शीप को शीप ही क्यों बोलते हैं, शिप्स क्यों नहीं बोलते हैं? इसी तरह से डियर को डियर ही क्यों बोलते हैं,
है ना, डियर्स क्यों नहीं बोलते, यानी इसका प्लूरल डियर्स क्यों नहीं बनता है? मेरे दोस्तों एक चीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एंशियंट टाइम से ही जब भी ह्यूमन बीइंग ने इन सारे स्पेसीज को, इन सारे एनिमल्स को देखा, जैसे मान लो कोई कुछ लोग जो है कहीं पे बैठे हुए हैं, उधर से सामने से देखा बहुत सारे हिरन उधर से दौड़ते आ रहे हैं, जनरली इनको ग्रुप में ही ज्यादातर देखा गया। आप भी याद कीजिए ना कि कहीं पे जा रहे हो रोड पर, गड़ेरिया जो है वो भीड़ को लेकर के जा रहा है, चल एक साथ में कितने सारे वहां पे कह सकते हो कि भीड़ रहते हैं एक साथ में, देख लीजिए आप। तो लोगों ने जब एक शिप को देखा, तब भी कहा अ शिप, जब बहुत सारे को देखा तब भी कहा मेनी शिप। उन्होंने शिप्स जैसा वर्ड यूज ही नहीं किया। समझ में आ रहा ना? तो लैंग्वेज है ना, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, जिस तरह से लोग यूज करते आ रहे हैं उसी तरह के वर्ड्स यहां पे लिखे जाते हैं। ठीक इसी तरह से हिरणों को भी, डियर को जब भी ह्यूमन बीइंग ने देखा तो उसको ग्रुप में ही भागते इधर उधर देखा, ज्यादातर तो ग्रुप में भी भागते देखा तब भी बोला डियर जा रहा है ना, ओके। और एक को भी आते देखा तब भी बोला डियर आ रहा है। सेम वे में फिश को ज्यादातर तालाब में देखा तो वो ग्रुप में ही था, तो एक भी रहे तब भी अ फिश, इससे ज्यादा भी रहे तब भी मेनी फिश का यूज किया वहां पे। मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना, ओके। तो यहां पे शिप्स नहीं होगा, शिप्स के जगह पे क्या हो जाएगा, अगर इस सेंटेंस को हम फिर से यहां पे रीराइट करें तो हो जाएगा आई शा सम, सम के बाद यहां पे शीप ही लिखेंगे इन द फील्ड। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, ओके। एक कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा इसी में समझ लीजिएगा, वो स्पेशली है फिश को लेकर के। वैसे एग्जाम में यदि फिश से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया जाए तो 90% चांसेज है, सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट को आप देखिएगा अच्छे से पढ़ करके, तो आपको फिश का प्लूरल फिश ही देना है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर मान लो ये स्पेसिफाई किया हुआ है, देखो मैं यहाँ पे आपको एक्सेप्शन भी बताते जाता हूँ, ये एक्स्ट्रा में जो कॉन्सेप्ट है वो भी मैं आपको देते जा रहा हूँ, जैसे उसमें हमने पीपल का दिया था, यहाँ पे भी जरा ध्यान से समझ लीजिएगा, ओके। अगर ये दिया हुआ कि सेम ही स्पेसीज के फिश हैं, जो फिश हैं वो सेम स्पेसीज के हैं, जैसे कि मान लो कि रोहू मछली है तो 10-15 रोहू मछली है एक साथ में, ओके। ठीक इसी तरह से मेरे भाई अगर मान लो मांगुर है तो सिर्फ मांगुर ही है, और भी कतरा मछली, पता नहीं कौन सा और मछली होता है बहुत सारा, ओके। एक ही स्पेसीज के बहुत सारे फिश अगर हैं, ये अगर वहां पे दिखाया हुआ है, सेंटेंस में इस तरह से लिखा हुआ है, तो वहां पे फिश का प्लूरल फिश ही होगा, फिश का प्लूरल फिश ही होगा। लेकिन सेंटेंस में ये साफ लिखा हुआ है कि जो मछलियां वहां पे हैं वो डिफरेंट स्पेसीज की मछलियां हैं, जैसे मान लो कुछ मांगुर मछली है, कुछ रोहू मछली है, कुछ कतरा है ना, अलग अलग स्पेसीज की मछलियां अगर है, ये सेंटेंस में इस तरह से दिया हुआ है, क्लियरली दिया हुआ है, तब उस सिचुएशन में फिश का प्लूरल फिशेज हो सकता है। लेकिन नॉर्मल सेंटेंस एकदम दिया हो रहा है, जैसे कि अगर मान लो यहां पर है शम, इसके बाद फिश होगा या फिशेज होगा, ओके। इसके बाद ध्यान दीजिएगा आर इन द रिवर या पॉन्ड, मान लो यहां पे दे दे, ओके। तो यहां पे क्या यूज करेंगे, तो सिंपल वे में कहीं पे पता ही नहीं चल रहा है कि इसमें सेम स्पेसीज के बारे में बात कर रहा है या डिफरेंट स्पेसीज के बारे में बात कर रहा है, तो उस सिचुएशन में इसको हम सेम ही स्पेसीज का मान करके चलेंगे, और वहां पे ध्यान दीजिएगा सम के साथ में फिश का यूज करेंगे, फिशेस का यूज नहीं करेंगे। समझ में आ रहा ना? लेकिन अगर हम यहां पे बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें कि ही, इसके बाद बाउट, उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहां पे मांगूर, है ना, ओके, रोहू एंड सम अदर, अब यहां पे फिश लिखेंगे कि फिशेज लिखेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे अगर इस तरह से स्पेसिफाई किया हुआ है कि डिफरेंट स्पेसीज का है, तब वहां पे फिशेज बोलना सही होगा, फिश बोलना वहां पे गलत हो जाएगा।
कॉन्सेप्ट ये कैसा लगा मिस्टेक 2 का जरा ध्यान से समझ लीजिए। ओके, और आप जरूर कमेंट करते जाइए, बताइए कि किस टाइप का आपको लग रहा है और क्या क्या प्रॉब्लम होता है आपको ग्रामर से रिलेटेड। आप वहां पे कमेंट में बताइए, मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, ओके। तो ये था सेकेंड मिस्टेक। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड मिस्टेक की तरफ। तो सबसे पहले इन सेंटेंसेस को जरा पढ़ करके देखिए, क्या आपको लगता है। देखिए जरा, द पुअर्स आर जेंटल, द रिच इज अनहैप्पी, शी इज एन ऑनेस्ट। देखिए जरा, ज्यादातर स्टूडेंट्स कुछ इसी टाइप के सेंटेंसेस को लिख देते हैं, या लिखा हुआ भी होता है, और एरर जब फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है तो उनको समझ ही में नहीं आता है कि इसमें गलती आखिर क्या है, क्योंकि हर तरह से सही लगता है। इंग्लिश में एक चीज एकदम याद रखना बाबू, कि जहां पे आपको लगता है कि एकदम सब कुछ सही है, एरर टाइप के क्वेश्चन में खास करके, वहां पे जरूर कोई ना कोई मिस्टेक होगा। ज्यादातर चांसेस कुछ ऐसे ही होते हैं। और जो ऑप्शन आपको सबसे ज्यादा बुलाता है, जैसे कि इसी में मान लो कि एकदम दे दे लास्ट में नो एरर दे दे, आपको लगेगा कि नहीं नो एरर एकदम सही है, सही है, क्योंकि सब कुछ तो ठीक ही लग रहा है। यहाँ पे द पुअर से लिखा हुआ है ही, आर लिखा हुआ है ही, जेंटल तो लिखा हुआ है ही, यहाँ पे सब कुछ तो एकदम करेक्ट लग रहा है। तो लास्ट में अगर नो एरर लिखा हुआ है तो नो एरर आपको ज्यादा बुला रहा है। तो याद रखना, जो ऑप्शन इसमें सबसे ज्यादा बुलाए तो बुलाती है, मगर जाने का नहीं। समझ में आ रहा ना? ओके, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ओके, तो ऐसे में थोड़ा सा रुकिए, आंसर देने से पहले थोड़ा सा रुकिए और सोचिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट है जरा ध्यान से देखेंगे और समझेंगे इसमें क्या कॉन्सेप्ट का यूज किया गया है। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि आखिर ये पुअर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये कौन से पार्ट ऑफ स्पीच में आता है पुअर। तो पुअर एक्चुअली यहाँ पे एक एडजेक्टिव है। क्या ये एडजेक्टिव है? ये चीज ध्यान रखिएगा, है ना। ही इज अ पुअर मैन, पुअर एक एडजेक्टिव है अगर ये सेंटेंस हम ले तो। ओके, एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव के साथ कुछ रूल्स को थोड़ा सा समझ लीजिएगा। कोई भी एडजेक्टिव के बगल में यदि कोई नाउन है, नाउन में भी यदि सिंगुलर नाउन अगर है, सिंगुलर नाउन का यदि यूज किया गया है, तो उस सिचुएशन में इस एडजेक्टिव के पहले ए या एन का यूज करना सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। क्योंकि ए या एन एडजेक्टिव के लिए यूज नहीं किया गया है, ए या एन यहां पे नाउन के लिए आया है। वैसे एडजेक्टिव भी तो नाउन के लिए आया है, हर कोई यहां पे नाउन के लिए आ रहा है, सारा कहानी यहां पे नाउन का ही है जी। ओके, लेकिन मान लिया जाए कि कुछ ऐसा हो जाए और नाउन यहां से उठ करके चला जाए, नाउन यहां पे रहे ही नहीं। ठीक है, ओके। तो यदि नाउन यहां पे नहीं रहता है, यदि से नाउन यदि यहां पे नहीं होता है, तो सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव बचेगा। अब एडजेक्टिव के साथ में यहां पे ए या एन का यदि सिर्फ आप यूज करेंगे, तो फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि ए या एन क्या यहां पे एडजेक्टिव के लिए आया है? नहीं। अरे ए या एन तो यहां पे नाउन के लिए आया था ना जी। जिसके लिए तुम गए थे वही गायब हो गया, तो तुम वहां पे रह करके क्या करोगे बताओ? जिस लड़की के लिए मान लो कोई गया पार्क में बैठने के लिए, देखते रहेगा कितना सुंदर है, ओहो एकदम देख रहे आराम से, थोड़ा सा देख लो, थोड़ा सा देख लो, थोड़ा सा देख लो, थोड़ा सा इधर देख लो। ओके, और वही अगर वहां से चला जाए तो बाकी सबको देख के क्या करेंगे? तो जिसके लिए आया हुआ है अगर वही चला जाए तो यहां पे ए या एन रह करके ये क्या करेगा? तो सिर्फ एडजेक्टिव के साथ में ए या एन का यूज नहीं होगा, नहीं होगा। तो लास्ट वाला सेंटेंस यहीं से आपका समझ में आ गया कि शी इज एन ऑनेस्ट बोलना गलत है पूरी तरह से। हाँ, ऑनेस्ट के बगल में अगर गर्ल होता तो अब सही था, क्योंकि नाउन आ जाता फिर गर्ल, तो शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल बोलना सही था। अच्छा, एन ही लगाते हो ना वैसे ऑनेस्ट के पहले, ए तो नहीं लगाते हो ना एज को देख करके, क्योंकि साउंड पर बेस्ड है बाबू, है ना। ओ पढ़ रहे हैं, ओ वॉवेल साउंड, तो फर्स्ट साउंड यदि वॉवेल साउंड हो तो फिर एन का यूज करते हैं, फर्स्ट साउंड यदि कॉन्सोनेंट साउंड हो तो ए का यूज करते हैं। सभी में भी मिस्टेक मत करना। ओके, तो सही सेंटेंस यहां पे क्या हो जाएगा? शी इज, इसके बाद ऑनेस्ट, ये सही है, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलिए, तो आर्टिकल 3 भाई है इसका, ए है, एन है और अगला है द। देखो, द को एडजेक्टिव से कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, द एडजेक्टिव के साथ मिल करके रहता है, लेकिन जरा ध्यान से समझिएगा, द और एडजेक्टिव ये दोनों मिल करके एक्ट करने लगते हैं एज अ प्लूरल नाउन। किसकी तरह एक्ट करने लगते हैं?
प्लूरल नाउन की तरह एक्ट करने लगते हैं और ध्यान दीजिएगा रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट द होल क्लास, पूरी जाति को उस टाइप के रिप्रेजेंट यहां पे किया जाता है। यानी द प्लस एडजेक्टिव एक दूसरे से मिल करके ये प्लूरल नाउन का काम करने लगता है और पूरी जाति पर रिप्रेजेंट का मीनिंग यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया बाबू, REPRE है ना, SENT, ओके, रिप्रेजेंट, हाँ अब सही है, ओके। तो ये पूरी जाति को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि द प्लस एडजेक्टिव यहां पे क्या बन जाएगा, प्लूरल नाउन बन जाएगा। और जब ये खुद प्लूरल नाउन है ही तो अलग से इसमें एस या ईएस लगाने का जरूरत है जी। अरे एस या ईएस तो सिंगुलर नाउन के साथ में लगाएंगे ना, तब ना वो प्लूरल बनेगा। अब पहले से ही जो प्लूरल है उसको प्लूरल बना करके क्या करोगे, जरा सोच करके देखो, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में यहां पे ध्यान दीजिएगा, अब ऐसे में जरा आप चेक करके देख लीजिए, अच्छे से चेक करके देख लीजिए। अच्छा, जब प्लूरल नाउन है तो इसके साथ वर्ब कौन सा यूज करेंगे, इसके साथ यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। जब प्लूरल नाउन ही है तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, सिंगुलर की तो बात ही नहीं की जाएगी, है कि नहीं, ओके। अब देखिए ना यहाँ पे द पुअर्स आर जेंटल, ये गलत था, सही यहां पे क्या बन जाएगा, तो सही यहां पे बन जाएगा द, अब पुअर्स नहीं होगा, पुअर होगा ओनली, द पुअर आर जेंटल, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन इज, इसमें देख लीजिए द पुअर प्लूरल है, ये प्लूरल है ऑलरेडी, तो यहां पे इज देना गलत है, सही हो जाएगा द पुअर, इसके बाद आर के बाद अनहैप्पी, ओके। तो ये मिस्टेक तो नहीं होगा ना आज के बाद से, प्रॉमिस करो, पहले कमेंट में जाकर के प्रॉमिस करो कि हाँ सर प्रॉमिस करते हैं सर आज के बाद से ये सब गलती नहीं होगा, जल्दी करो, चलो जल्दी करो, ठीक है, ओके। तो चलते हैं अब नेक्स्ट मिस्टेक की तरफ, क्या गलती करते हो। चलिए अब देखते हैं मिस्टेक नंबर 4, क्या मिस्टेक करते हैं इस क्वेश्चन में। आप देखिए, इस क्वेश्चन को देख करके अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो वैसे में आप एरर हो सकता है कि यहां पे करे जा करके, क्योंकि यहां लगे कि सीनरीज प्लूरल है तो फिर इज को आर में चेंज कर देते हैं, और मे भी हो सकता है कि आपका आंसर सी रहे। बट माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा इस चीज को ध्यान दीजिएगा, सीनरीज यानी सीनरी, ध्यान दीजिएगा, सीनरी जो आप देख रहे हो, ये वर्ड आप देख रहे हैं सीनरी, इसका मतलब होता है परिदृश्य, इसका मीनिंग क्या होता है, परिदृश्य, ठीक है, ओके। ये अनकाउंटेबल नाउन है, ये काउंटेबल नाउन नहीं है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं आखिर ये अनकाउंटेबल नाउन होता क्या है। हाँ, अनकाउंटेबल नाउन से बस इतना ही आप जानते हो, जनरली बता दिया जाता है कि एक ऐसा नाउन जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन इस बेसिस पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है स्टार्स को लेकर के, राइस को लेकर के, क्योंकि स्टार्स के बारे में भी कहा जाता है इसको काउंट नहीं कर सकते, तब तो फिर ये अनकाउंटेबल होगा, लेकिन वहां पे भी वो गलत है, कॉन्सेप्ट है। तो पहले समझेंगे, अनकाउंटेबल नाउन उस नाउन को कहा जाता है जिसे अलग अलग करके जनरली हम यूज नहीं करते हैं, सेपरेटली जिसे यूज नहीं करते हैं। जैसे आप चावल अगर मान लो कि एक टब चावल ला करके दे दिया जाए, 5 दिन का आपको टाइम दिया जाए, तो शायद आप काउंट कर दोगे, लेकिन फिर भी चावल को अनकाउंटेबल नाउन क्यों कहते हैं। स्टार्स जो है उसको काउंट नहीं कर सकते, फिर भी स्टार्स को काउंटेबल नाउन क्यों कहा जाता है, क्योंकि स्टार्स होते हैं वो ये अनकाउंटेबल नाउन नहीं होते हैं, ये काउंटेबल नाउन होता है। तो काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन का कॉन्सेप्ट जो है वो सिर्फ काउंटिंग पर बेस्ड नहीं है, ये सिर्फ काउंटिंग पर बेस्ड नहीं है, ये यूज पर बेस्ड है, किस तरह से हम इसका यूज करते हैं, ओके। सो अलग अलग करके यदि आप यूज नहीं करते हो, सेपरेटली आप उसका यूज जनरली नहीं करते हो, जिससे चावल जब आपको थाली में ला करके दिया जाता है तो कैसे खाते हो, क्या एक एक चावल उठा उठा के मारते हैं, एक चावल फिर एक चावल फिर एक चावल ऐसे लेते हैं क्या, नहीं ना। चावल जब भी खाना होता है आराम से एक बाइट बनाते हो, बाइट बना करके खाते हैं। चावल जब पका रहे होते हो तो उस समय भी आप एक ही बार नापते हो किसी गिलास ये सब में, उसके बाद दे देते हो बनने के लिए, ठीक है। स्टार्स के बारे में स्टडी जब भी करते हैं तो वहां पे एक स्टार के बारे में एक बार स्टडी करते हैं, और स्टार का यूज हम कैसे कर सकते हैं, ला तो नहीं सकते अर्थ पे, तो एक स्टार के बारे में एक बार स्टडी करते हैं, फिर दूसरे स्टार के बारे में एक बार स्टडी करते हैं, और जिस स्टार के बारे में हमें लगभग चीजें या बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं उसका हम एक नाम भी दे देते हैं, पोल स्टार, सन, ऐसे करके। तो स्टार काउंटेबल नाउन है, ये अनकाउंटेबल नाउन नहीं है। सो यदि अनकाउंटेबल नाउन रहे, जिसका लिस्ट मैं यहाँ पे अभी लिखने जा रहा हूं, तो उसमें एस या एस का यूज नहीं किया जाता है,
समझ में आ रहा है ना? ओके, तो सीनरी यानी यहाँ पे सही आंसर इसका है ए, और यहाँ पे सीनरीज नहीं होगा, सीनरीज के जगह पे ध्यान दीजिएगा, सीनरीज के जगह पे यहाँ पे हो जाएगा सीनरी। क्या हो जाएगा? सीनरी। तो सीनरी सही है, सीनरी सही नहीं है। तो सीनरी है। सीनरी के बाद और जो इंपॉर्टेंट है मैं कुछ मैं आपको लिखवा देता हूं, जिसमें कि गलती बार बार हो जाती है ना। ज्वेलरी देख सकते हैं आप, पोएट्री जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, मैं उसका लिस्ट में मैं पहले नाम लिख देता हूं। ब्रेड, इंफॉर्मेशन, ओके, नॉलेज, परसेंटेज, रेकेज, रेकेज में होता है मलबा, जहाज ये सब टूट जाता है ना तो उसका जो बच जाता है, जैसे अभी आपने देखा था अहमदाबाद एरोप्लेन क्रैश में नीचे जो पूरा का पूरा बिखरा पड़ा सा था बहुत कुछ एरोप्लेन का टूटा हुआ पार्ट, वही है रेकेज। ओके, रेकेज, ठीक है। इसके बाद हेल्थ, वेल्थ, मनी, देख लीजिए इसमें कभी भी इन सब चीजों में सीआईएस का यूज मत कीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा। ओके, लगेज, बैगेज, वुड, लैंड, ओके, डस्ट, डॉट, etc। तो इनके साथ में कुछ चीजों को थोड़ा सा पहले समझ लेंगे, ये मिस्टेक नंबर 4 था। और इनके साथ में गलती से भी कभी एस या ईएस का यूज नहीं होता है, इसके पहले ए या एन का यूज भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है ना। ओके, इसके साथ जब भी यूज करते हैं तो सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, यानी कि यहाँ पे इज सही था, ठीक है। नेक्स्ट है, इसके साथ कभी भी प्लूरल वर्ब का यूज नहीं किया जाता है, तो इसके साथ में कभी भी प्लूरल वर्ब का यूज नहीं करते हैं। ओके, इंफॉर्मेशन के लिए एक बात और मैं आपको बता दूं, इंफॉर्मेशन में गलती से एस मत लगेगा, इंफॉर्मेशन नहीं होता है। लेकिन मान लो इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन, कहीं पे ज्यादा टाइप का इंफॉर्मेशन हो, इंफॉर्मेशन के पहले अब पीस ऑफ इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं, अब पीस ऑफ इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं। ये चीज थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना है ना। तो एक से ज्यादा अगर कहीं पे फील हो जाए डिफरेंट टाइप का इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे 2 पीसेज हो जाएगा, 3 पीसेज हो जाएगा, ऐसे करके यूज करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ऐसे करके यूज करेंगे। लेकिन इंफॉर्मेशन में कभी भी एसीआईएस का यूज आपको नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ओके, आई होप कि ये मिस्टेक नंबर 4 अभी आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे कैसे आप गलती करते हो, है ना। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट मिस्टेक नंबर 5। ओके, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है द कमेंट ऑफ द कोच ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ दोज 3 प्लेयर्स in the last 4 matches were not supported by anyone। ध्यान दीजिएगा, उन 3 प्लेयर्स का पिछले 4 मैचेस में जो परफॉर्मेंस है, उस परफॉर्मेंस के बारे में कोच का जो कमेंट है, उस कमेंट को किसी के द्वारा सपोर्ट नहीं किया गया। राइट, ओके। अगर जनरल वे में देखेंगे, इस क्वेश्चन को ऐसे ही पढ़ करके देखेंगे, तो हमें लगेगा कि यहाँ पे जो प्रीपोजिशन यहाँ पे वर्ब का यूज किया गया है वर, तो नॉर्मल वे में हमें लगता है कि मैचेस के अकॉर्डिंग तो वर सही है, क्योंकि हमारी साइकोलॉजी ऐसी होती है क्वेश्चन बनाते टाइम कि हम बस वर्ब के नजदीक वाले नाउन को देखते हैं और उसी को हम सब्जेक्ट मान लेते हैं। लेकिन फिर यहाँ पे धोखा हो जाएगा, हम तो पहले ही बताए हैं इंग्लिश में जो ऑप्शन आपको सबसे ज्यादा बुलाया जाना नहीं है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में क्या ये वर यहाँ पे सही है? तो मीनिंग को जरा ध्यान से समझेंगे, इसके बाद हम आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे। मीनिंग को ध्यान से समझेंगे। मीनिंग यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि पिछले 4 मैचेस में 3 प्लेयर्स का, उन तीनों प्लेयर्स का जो परफॉर्मेंस है, उस परफॉर्मेंस के बारे में, उस परफॉर्मेंस पर ध्यान दीजिएगा,
और कोच का जो कमेंट है, इस कमेंट को किसी के द्वारा भी सपोर्ट नहीं किया गया। किसके बारे में बात हो रही है यहां पे? 4 मैचेस के बारे में बात हो रही है? नहीं। सिर्फ प्लेयर्स के बारे में बात हो रही है? नहीं। प्लेयर के परफॉर्मेंस के बारे में बात हो रही है? नहीं। इन प्लेयर के परफॉर्मेंस पर कोच का जो कमेंट है, इस कमेंट के बारे में बात हो रही है। इस कमेंट को सपोर्ट नहीं किया गया। क्या प्लेयर को सपोर्ट नहीं किया गया? ऐसा तो नहीं है। क्या मैचेस को सपोर्ट नहीं किया गया? ऐसा तो नहीं है। क्या परफॉर्मेंस को सपोर्ट किया गया? ऐसा भी नहीं है। तो सपोर्ट किसको नहीं किया गया? कोच का जो कमेंट है ना, इस कमेंट को सपोर्ट नहीं किया गया है। सोचिए, कहां ये सब्जेक्ट है, कहां ये नाउन है, और कहां जाकर के इसके लिए वर्ब यूज करना है। अब यहां पे कॉन्सेप्ट क्या है, मैं इसको ओरली ही समझाता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। किसी भी सेंटेंस में बाबू बहुत सारा इससे क्वेश्चन पूछता, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना ये कॉन्सेप्ट जो मैं अभी बताते जा रहा हूं। किसी भी सेंटेंस में, मैं लिख ही देता हूं यहां पे, ध्यान दीजिएगा। किसी भी सेंटेंस में एक या एक से अधिक प्रीपोजिशन रहे, यानी प्रीपोजिशन का यूज हो, तो फर्स्ट प्रीपोजिशन पर आपको ध्यान देना है। फर्स्ट जो प्रीपोजिशन होगा, फर्स्ट प्रीपोजिशन से, ध्यान दीजिएगा, जस्ट पहले, फर्स्ट प्रीपोजिशन से जस्ट पहले वाले नाउन के अनुसार वर्ब का यूज करना है। नाउन के अनुसार वर्ब का यूज करना है। इस चीज का ध्यान दीजिएगा। अच्छा, नाउन है तो नाउन के जगह पे यहाँ पे प्रोनाउन भी हो सकता है, समझ गया ना? नाउन के जगह पे यहाँ पे प्रोनाउन भी हो सकता है। ओके, तो अब जरा इसमें देखें तो कितना प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। ये हमारा प्रीपोजिशन 1, यहां है प्रीपोजिशन 2, यहां है प्रीपोजिशन 3, राइट? यहां है प्रीपोजिशन 4। ओके, और है क्या? और तो नहीं है अभी। तो फिर लास्ट में यहाँ पे प्रीपोजिशन 5, ये तो वर्ब के बाद है, तो इससे तो ज्यादा मतलब नहीं है ना? अब इसमें ध्यान दीजिएगा, प्रीपोजिशन 1 कहां पे है? तो इधर साइड से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो प्रीपोजिशन 1 हमारा ये है, ऑफ है। और ऑफ से जस्ट पहले कौन सा नाउन है? तो ऑफ से जस्ट पहले कौन सा नाउन है? कमेंट। तो कमेंट सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो आगे आने वाला जो वर्ब है, ध्यान दीजिएगा, वो प्लूरल कैसे होगा? ये तो वर्ब क्या यूज करेंगे? सिंगुलर यूज करेंगे। अब ये तो मैंने जानबूझ करके इतना बड़ा क्वेश्चन लिया है, छोटा सा भी क्वेश्चन आता है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं दे देता हूं यहाँ पे। जैसे कि सिंपल सा है यहाँ पे, द कलर ऑफ 3 शर्ट्स, द यहां पे यूज करना पड़ेगा। द कलर ऑफ द 3 शर्ट्स। ओके, अब इज होगा या आर होगा ब्लू। तो अब इसमें भी देखिए ना, सेम वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। इसमें कोई ज्यादा प्रीपोजिशन का तो यूज नहीं किया गया, इसमें एक ही प्रीपोजिशन का यूज किया गया। इधर साइड में पूरा सेंटेंस में देखेंगे सिर्फ यहाँ पे ऑफ का यूज किया गया है। तो हमको प्रीपोजिशन से पहले देखना है, प्रीपोजिशन के बाद यहाँ पे नहीं देखना। 3 शर्ट के बारे में नहीं, तीनों शर्ट का जो कलर है, उस कलर के बारे में बात किया जा रहा है कि वो ब्लू है। तो कलर तो यहाँ पे सिंगुलर है ना, जब कलर सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या यूज करेंगे? तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इज का यूज करेंगे, आर का यूज नहीं करेंगे। लेकिन यदि आप शर्ट पर देखते हो तो शर्ट के अकॉर्डिंग फिर आपको आर का यूज करना पड़ेगा, बट शर्ट के अकॉर्डिंग आपको वर्ब का यूज नहीं करना है। आपको पहला प्रीपोजिशन के जस्ट पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आपको वर्ब का यूज करना है। आई थिंक ये चीज अब आपको मिस्टेक 5 समझ में अच्छे से आ गया होगा। ओके, क्लियर है? चलिए देखते हैं आगे। इसमें सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, देख लीजिए ध्यान से। 4 ऑप्शंस हैं, आप कमेंट में कीजिए, यानी आप कमेंट में टाइप कीजिए कि कौन सा इसमें होगा। तब तक मैं इसका कॉन्सेप्ट बताता हूं, तब तक आप टाइप करके रखिए क्वेश्चन देख करके। ओके, ठीक है? क्या कॉन्सेप्ट है, चलिए समझते हैं। एक टर्म है हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस। हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस, चलिए समझते हैं जरा ये हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस क्या होता है।
हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस को कहा जाता है जिसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात किया जाता है जो कभी हुआ ही नहीं, यानी आप इसको फिक्शनल बोल सकते हो, काल्पनिक बोल सकते हो। ये इसका टोटल ये 3 टाइप का आता है, यानी 3 अलग अलग तरह से इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं तीनों का स्ट्रक्चर मैं आपके सामने लिखता हूं, जरा ध्यान से समझिएगा। इससे पहला इसमें क्या है जरा समझिएगा। इफ रहेगा, इफ के बगल में सब्जेक्ट रहेगा और यहाँ पे वर्ब का यूज होगा, ठीक है। वर्ब के बाद यहाँ पे कोई नाउन रह सकता है या कोई एडजेक्टिव रह सकता है। ओके, हो सकता है कि कोई प्रोनाउन भी रह जाए, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोनाउन भी रह सकता है। तो इसके जस्ट बगल में हम देंगे सब्जेक्ट और प्लस यहाँ पे वुड का यूज करना है, वुड के बाद यहाँ पे V1 का यूज करना है और प्लस आगे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये दूसरा तरह से भी आता है, यानी इसका एक स्ट्रक्चर और भी है। इफ यदि नहीं रहेगा ना तो वर आगे आ जाएगा, यानी वर प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नाउन या एडजेक्टिव, है ना, या फिर प्रोनाउन भी रह सकता है और फिर आगे सेम यही रहेगा जो ऊपर में लिखा हुआ सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1। ओके, जैसे एग्जांपल में ध्यान दीजिएगा, इफ आई वर अ बर्ड, क्या हो जाएगा, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, यदि मैं एक चिड़िया होता तो आसमान में उड़ता। ओके, एक तो ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है बाबू, जरा इसमें ध्यान देना। सेकेंड है हमारा, वो क्या है समझिएगा। सेकेंड है इफ, इफ के जस्ट बाद होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे यूज करेंगे हैड, हैड के बाद यहाँ पे कोई नाउन होगा, क्या होगा, कोई नाउन होगा। ओके, नाउन के बाद हो सकता है कि कोई एडजेक्टिव भी रहे, हो सकता है मे भी कोई एडजेक्टिव नहीं, नाउन ही रहेगा, एडजेक्टिव जनरली इसमें नहीं रहेगा। ओके, इसके बाद सब्जेक्ट प्लस वुड, वुड के बाद V1 का यूज करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, हाँ, इसमें इफ यदि नहीं होता है, इफ यदि नहीं होता है तो हैड आगे आ जाएगा, यानी हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन कॉमा, फिर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, इसका एक और पहले देख ही लेंगे, इसके बाद एग्जांपल देखेंगे। थर्ड देखेंगे जरा, इफ प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद फिर इसमें हैड, हैड के बाद V3 प्लस ऑब्जेक्ट कॉमा, सब्जेक्ट प्लस वुड, वुड के बाद हैव, हैव के बाद V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अगर मान लो कि इफ नहीं रहता है तो जाहिर सी बात है हैड आगे आ जाएगा। दोनों स्ट्रक्चर सेम ही है, मीनिंग सेम ही आपको देता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट कॉमा, फिर आगे सेम ही चीज हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस जो यहाँ पे है वही सेम चीज हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन कहाँ पे होता है, इस चीज को थोड़ा सा समझेंगे। जनरली हैड को देखते के साथ ही हमारे माइंड में आ जाता है कि ये परफेक्ट है, यानी परफेक्ट टेंस में जाएगा, राइट, है ना। लेकिन जरा सोच लीजिए, अगर हम हैव को मेन वर्ब मान करके चले, हैव मेन वर्ब में भी यूज होता है। ओके, तो हैव को यदि मेन वर्ब को मान करके चले तो V1 इसका है हैव, V1 है हैव, है ना जी। तो V2 क्या होगा, हैड, और V3 क्या होगा, हैड, यानी V2 और V3 दोनों हैड है इसका। अब यहां पे देखिए, फर्स्ट वाले में देखिए वर का यूज किया गया था, सिंपल पास्ट था, है ना, वर यहाँ पे हाइपोथेटिकल सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे भी वुड प्लस V1 का यूज किया, सिंपल पास्ट का यूज किया, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा थर्ड पहले आप देख लीजिए, तब हम सेकंड बताते हैं। थर्ड में हैड प्लस V3 का यूज किया गया है। हैड प्लस V3 एकदम क्लियरली ये आपको बता रहा है कि ये पास्ट परफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है अगला सेंटेंस में भी पास्ट परफेक्ट का ही होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे वुड प्लस हैव प्लस V3 का यूज किया गया है। लेकिन सेकेंड सेंटेंस में देखिएगा, हैड के बाद नाउन का यूज किया गया है, मेरे पास ये चीज था, मेरे पास वो चीज था, है ना, ऐसे करके नाउन का यूज किया गया है। ओके, या यदि मेरे पास ऐसा होता, ये चीज होता, वो चीज होता, इस टाइप का करके तो नाउन का यूज किया गया। दैट मींस कि यहाँ पे हैड जो है ये पास्ट परफेक्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये सिंपल पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब सिंपल पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये तो इसी के कैटेगरी में आ गया, वर्ब वाले कैटेगरी में आ गया। तो जैसे यहां पे वुड प्लस V1 का यूज कर रहे थे, वैसे यहां पे भी वुड प्लस V1 का ही यूज करेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में गलती क्या हो जाता है आप लोगों से, गलती ये हो जाती है यहाँ पे कि हैड जैसे ही देखते हैं तो हमारे मन में वुड है प्लस V3 आ जाता है, माइंड में ये चीज बैठा हुआ है और आगे पीछे कुछ सोचते नहीं है, बी मार करके निकल जाते हैं। और कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कमेंट में देख सकते हैं बी कई लोग मार दिए होंगे। ओके, तो बी यहाँ पे नहीं होगा, वुड हैव बाउट का यूज यहाँ पे नहीं होगा, सही होगा वुड बाय, क्या हो जाएगा, वुड बाय।
आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है, मेरा पढ़ाने का स्टाइल कैसा लग रहा है, आप कमेंट में जरूर थोड़ा बताइए। इससे थोड़ा एनर्जी मिलता है, पॉजिटिव वाइब मिलता है और थोड़ा सपोर्ट मिलता है। और आपके फ्रेंड्स यदि प्रिपरेशन और सब कर रहे हैं तो थोड़ा उनके पास शेयर कीजिए, बहुत काम का चीज है ना। कई सारे एग्जाम्स अभी आने वाले, अब तो स्टेनोग्राफर का भी नोटिफिकेशन आ गया है, सिजिल का तो फॉर्म आए हुए हैं, और भी कई सारे एग्जाम्स अभी आने वाले हैं एसएससी के, तो उसमें बहुत काम देने वाला है, बहुत सारे क्वेश्चंस इससे आपको मिल जाएंगे। मैं जानबूझ करके ऐसे ही क्वेश्चन उठा रहा हूं यहाँ पे, ऐसे ही मिस्टेक्स मैं यहाँ पे उठा रहा हूं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होता है और बच्चे वहां पे गलती कर देते हैं, है ना। ओके, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट मिस्टेक की तरफ। अगला गलती आप क्या करते हो, देखते हैं जरा। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए और सबसे पहले कमेंट में टाइप कीजिए आपको कौन सा आंसर सही लगता है। जरा देखिए तो कौन सा आंसर आपको सही लगता है, बताइए। Because Sony, fill in the blanks, her new scooty, अरे स्कूटी का स्पेलिंग गलत हो, सॉरी, हाँ स्कूटी, लास्ट नाइट। ओके, अब यहां पे क्या सही होगा, हैज लॉस्ट, हैड लॉस्ट, लॉस्ट या हैव लॉस्ट। ये मिस्टेक दिया गया है टेंस से, ठीक है। तो चलिए समझते हैं यहां पे कॉन्सेप्ट क्या है। मैं डायरेक्ट आपको कॉन्सेप्ट पे आता हूं। कुछ एडवर्ब्स ऑफ टाइम है। एडवर्ब्स ऑफ टाइम ऐसे एडवर्ब्स को कहा जाता है जो जनरली टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कुछ स्पेशल एडवर्ब्स ऑफ टाइम कुछ स्पेशल टेंसेस में ही यूज किए जाते हैं। जैसे मैं कुछ लिस्ट आपको लिख रहा हूं। यदि किसी सेंटेंस में, देखो ये बार बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए हम इसको पकड़े हैं, लास्ट टाइम से रिलेटेड। ऐसा नहीं कि लास्ट बॉय है तब ये यूज होगा, नहीं, लास्ट डे, लास्ट मंथ ऐसे करके रहेगा तो ओके। लास्ट, पास्ट, ago, ago, a short while ago, a short while ago, yesterday, yesterday, the day before yesterday, the day before yesterday, इन प्लस टाइम, जैसे इन जुलाई रहे, इन अगस्त रहे, इन 2022 रहे, कुछ इस टाइप से करके, है ना। इन प्लस टाइम, इनका यूज यदि कर दिया जाए किसी सेंटेंस में तो उस सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखा जाता है। किसमें रखा जाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखा जाता है, और किसी दूसरे में आप इसको नहीं रखेंगे। कम से कम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो एकदम नहीं रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं रहेगा, ये हमेशा और हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में ही होगा। पास्ट परफेक्ट में भी नहीं होगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में आपको जनरली पास्ट का डबल एक्शन, यानी पास्ट और पास्ट पे जाएंगे तब ऐसा होगा, एकदम रिमोट पास्ट पे जाएंगे तब ऐसा होगा। ओके, सो ऐसे में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है ना, प्लस अदर वर्ड्स, ये सब आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लस मैं यहाँ पे अदर वर्ड्स कर देता हूं, देख सकते हैं। तो सही बताइए कि इसमें से अब कौन सा होगा, देखो तो जरा, अब कमेंट करो तो आसानी से मिल जाएगा। तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो हमारा सही आंसर क्या है, लॉस्ट है। ओके, मिस्टेक बार बार इसमें हो जाती है, तो जरा इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देंगे। ओके, चलिए ये था हमारा मिस्टेक नंबर 7। और क्या क्या मिस्टेक करते हो जरा कमेंट करके तब तक बताओ। था सबसे पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। The principal has distributed the mark sheets among the students today. बताइए कि क्या इसमें कोई एरर आपको अभी दिख रहा है फिलहाल, कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या इसमें कोई एरर आपको दिख रहा है? ओके, चलिए इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन है प्रीपोजिशन से, और प्रीपोजिशन में चलिए कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रीपोजिशन में आपने दो प्रीपोजिशंस पढ़ा होगा, अमंग और बिटवीन, है ना। कौन सा, अमंग और नेक्स्ट है बिटवीन। इसमें आपको ये बताया गया होगा पहले चीजें कि फॉर टू पर्सन्स और थिंग्स, टू पर्सन्स और थिंग्स
तो ऐसे सिचुएशन में आपको कहा जाता है बिटवीन का यूज करें, बिटवीन का यूज करें। फॉर मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स, मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स, दो से ज्यादा वस्तुओं के लिए या व्यक्तियों के लिए, वहां पे आपको कहा जाता है किसका यूज करें, अमंग का यूज करें, राइट। ओके, अच्छा इतना कॉन्सेप्ट पे अगर आप देखोगे तो आपको लगे कि स्टूडेंट्स है कोई दो TWO2 तो नहीं लिखा हुआ है, तो दो से ज्यादा ही होगा, ये मान करके आपको लगेगा कि अमंग यहाँ पे सही है और आप आंसर करोगे नो एरर। लेकिन ये गलत है, क्योंकि इसका एक डीप कॉन्सेप्ट हमें पता ही नहीं होता है एग्जाम के टाइम में, उस समय हम उतना सोचते ही नहीं है। तो चलिए वो डीप कॉन्सेप्ट क्या है जरा ध्यान से समझिएगा। क्या आप जानते हो कि बिटवीन का यूज दो से ज्यादा लोगों के लिए भी किया जा सकता है, या दो से ज्यादा वस्तुओं के लिए भी किया जा सकता है? जी हां बिल्कुल, बिटवीन का यूज दो से ज्यादा लोगों के लिए या दो से ज्यादा वस्तुओं के लिए किया जाता है, के लिए भी किया जा सकता है। कैसे, चलिए इसी चीज को थोड़ा सा समझते हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा, जब दो से ज्यादा वस्तु या दो से ज्यादा लोगों को इंडिविजुअली आइडेंटिफाई कर दिया जाए, इंडिविजुअली आइडेंटिफाई कर दिया जाए। अब ये इंडिविजुअली आइडेंटिफाई करना क्या है, इस चीज को एक एग्जांपल से समझते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। मान लिया जाए कि वही क्लासरूम में जहां पे प्रिंसिपल साहब बच्चों को मार्कशीट बांट रहे हैं या स्कूल कैंपस में मार्कशीट बांट रहे हैं, मान लीजिए कि वहां पे जहां पे बांटा जा रहा था वहां पे 40 स्टूडेंट्स हैं, समझिएगा, पहले 40 स्टूडेंट्स हैं। अब क्या किए प्रिंसिपल साहब, पहले एक टोकरी आम ले आए, समझ गया ना, ओके, और आम ला करके सभी को बोलेंगे, एक प्यून को बोले कि चलो सब में बांट दो आम, तो सबको एक एक आम जो मन में आया वो एक एक आम उठा उठा करके बांट दिया। ध्यान से समझिएगा, आम बांट दिया, ओके। क्या किसी भी आम पर किसी स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ था? किसी भी मैंगो पर किसी स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ था? नहीं लिखा हुआ था ना। लेकिन जब मार्कशीट डिस्ट्रीब्यूट करने की बात आई तो ऐसा तो नहीं हुआ कि मार्कशीट लाया गया और जिसको मन जिसको जो भी उठा करके दे दिया गया, नहीं ना, ऐसा तो बिल्कुल नहीं किया गया। हर मार्कशीट पे स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ था और ये स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा वहां पे अपने मार्कशीट को ही लाने के लिए गए थे। जब अनाउंसमेंट हुआ होगा तो उस समय मान लो कि जैसे कि किसी, अगर मान लेते हैं किसी सूरज कुमार का मार्कशीट है तो उन्होंने अनाउंसमेंट किया होगा सूरज कुमार, तो सूरज कुमार ही उठ करके आया होगा। इवन रोल नंबर भी हो सकता है, बोला होगा सूरज कुमार रोल नंबर 7, तो वही उठ करके वहां से आया होगा। इस चीज को समझिए। तो मार्कशीट को बांटने में और मैंगोज को बांटने में डिफरेंस है। मार्कशीट को बांटते समय वहां पे स्टूडेंट्स को इंडिविजुअली आइडेंटिफाई किया गया होगा कि किसको देना है ना, तब जाकर के मार्कशीट उसको दिया गया होगा। जबकि मैंगोज में तो ऐसा नहीं था, जिसको जो मन में आया वो एक एक मैंगो उठा करके दे दिया गया। लड्डू बांटना हो तो ऐसे उठा करके दे देगा, वहां पे तो आइडेंटिफाई कुछ नहीं किया जाएगा। तो जब इंडिविजुअली आइडेंटिफाई नहीं किया जाए और दो से ज्यादा लोग हों तो ऐसे सिचुएशन में आप यूज कीजिएगा अमंग। लेकिन इंडिविजुअली जब आइडेंटिफाई कर दिया जाए, और मैं एक दो एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे समझिएगा कहीं पे डिस्कशन चल रहा है, 5 लोगों के बीच में आपस में डिस्कशन चल रहा है, तो द डिस्कशन इज गोइंग ऑन बिटवीन 5 मेंबर्स और अमंग 5 मेंबर्स। क्या यूज करना सही होगा? द डिस्कशन इज गोइंग ऑन बिटवीन 5 मेंबर्स और अमंग 5 मेंबर्स। तो इसको थोड़ा सा सोच करके आप देखिए कि जो 5 मेंबर्स डिस्कस कर रहे होंगे तो हर मेंबर का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा या नहीं होगा, कि मिस्टर शुक्ला जी क्या बोले, मिस्टर शर्मा जी क्या बोले, मिस्टर पांडे जी क्या बोले, इस तरह से हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा। ऐसा तो नहीं सब मिलकर के हल्ला करना शुरू कर दिया होगा। इस चीज को समझिए पहले। तो जब अलग अलग करके इंडिविजुअली आइडेंटिफाई आप करते हो किसी चीज में, तो दो से ज्यादा भी रहे तो वहां पे बिटवीन का आपको यूज करना है। लेकिन अगर अलग अलग करके आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, बस एज ए ग्रुप में बात करते हैं, जनरल बात कर रहे हैं वहां पे, तो उस सिचुएशन में हमें अमंग का यूज करना चाहिए। ठीक है, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए बाबू, नहीं तो कुछ भी दे देते हैं। जनरली यही 2 पॉइंट स्टूडेंट्स को ध्यान में रहता है और उसी के बेसिस पे आंसर कर देते हैं। ठीक है, ओके। तो बिटवीन कैन बी यूज्ड फॉर मोर देन 2 persons और थिंग्स when they are individually
दे आर इंडिविजुअली आइडेंटिफाइड। ओके, तो वहां पे बिटवीन का यूज कर सकता है। बट इन जनरल ग्रुप में, अगर जनरल ग्रुप की बात की जाए जहां पे कोई इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन की जरूरत नहीं है, तो जनरल ग्रुप के लिए वहां पे क्या यूज करेंगे, फिर वहां पे अमंग का यूज करेंगे। इस चीज को थोड़ा सा समझ लेंगे अच्छे से। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे सिचुएशन में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अमंग का यूज गलत है। अमंग की जगह पे सच में क्या होना चाहिए, यहाँ पे बिटवीन होना चाहिए। सही आंसर आपका बी था, सही आंसर आपका डी नहीं था। ओके, तो ये था मिस्टेक नंबर 8। बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई सारे बड़े बड़े एग्जाम्स लाइक बैंकिंग में, सीडीएस में, है ना, एनडीए में, इवन एसएससी सीजीएल में, इन सब में इस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। छोटे मोटे एग्जाम्स में तो नहीं, लेकिन बड़े बड़े एग्जाम्स में सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी तो क्या किया कि आपको क्वेश्चन का पैटर्न भी थोड़ा चेंज कर दिया पूछने का। वो ऐसे ऐसे पॉइंट से क्वेश्चन उठा रहा है जहां पे जनरली लोगों का ध्यान ही नहीं जाता है। तो ये कुछ ऐसे ही पॉइंट्स में से थे, थोड़ा सा इसको आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट मिस्टेक की तरफ। इस क्वेश्चन को, डिवाइड द मैंगोज बिटवीन यू एंड ही। ओके, अब अभी आपको क्या लग रहा है इसका आंसर, कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि आप सीरियसली इस वीडियो को देख रहे हो, ये हमें पता चलते रहे। ठीक है, ओके, देखते हैं जरा। तो ये क्वेश्चन भी प्रीपोजिशन से ही है और फिर से बिटवीन या अमंग से ही पूछा गया है। तो पहले थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे बिटवीन का यूज होना चाहिए या अमंग का यूज होना चाहिए। पहले इस बेसिस पे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं। ओके, तो इसमें तो फिक्स है कि यू कितना आदमी, एक मान करके चलते हैं। ओके, ही एक आदमी होगा। ठीक है, तो टोटल 1 + 1 कितना हो गया, 2 लोग हो गया। ओके, इसमें देखो 2 ही लोग है ही, तो ऐसे केस में आप देख सकते हैं कि आइडेंटिफाई करके तो देगा ही है, किसको देगा, एक उसको देगा। ओके, या कुछ उसको देगा, कुछ उसको देगा, इस टाइप से करके। तो बिटवीन का यूज यहाँ पे सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी और कहीं पे एरर है, थोड़ा सा इस चीज को समझेंगे। तो कॉन्सेप्ट देखते हैं जरा। तब तक आप कुछ कमेंट कीजिए, अगर आपको कुछ लग रहा है तो बताइए हमें, है ना। ओके, कॉन्सेप्ट इसका समझते हैं। किसी भी प्रीपोजिशन के साथ, यानी प्रीपोजिशन का डेफिनेशन ही है, प्रीपोजिशन किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज किया जाता है ना। ओके, उसके रिलेशन को बताने के लिए किसी अदर पर्सन्स, प्लेस और थिंग्स है। अब किसी भी प्रीपोजिशन के साथ ध्यान दीजिएगा, या तो आप नाउन का यूज कीजिएगा, यानी प्रीपोजिशन के बाद आपको नाउन का यूज करना चाहिए। यदि आप नाउन का यूज नहीं करते तो नाउन के जगह पे जो आता है यानी प्रोनाउन का यूज करना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, नाउन का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस तो सेम ही होता है। सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे तब भी राम, ऑब्जेक्ट के यूज के जगह पे यूज करेंगे या ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे तब भी राम का यूज करेंगे। तो नाउन में आपको केस का उतना सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव वाले में डिफरेंस आपको नहीं पता चलता है, लेकिन प्रोनाउन में आपको पता चलता है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रीपोजिशन के साथ में जो प्रोनाउन यूज होता है वो हमेशा और हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है। कौन सा केस यूज होता है, ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है। ऑब्जेक्टिव केस कहने का मतलब है, जैसे कि आई है सब्जेक्टिव केस, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। यू का ऑब्जेक्टिव केस तो यू ही रहेगा, है ना। ओके, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा। शी का ऑब्जेक्टिव केस हर हो जाएगा। दे का ऑब्जेक्टिव केस देम हो जाएगा, है ना। ओके, तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है इसके साथ में, प्रीपोजिशन के साथ में, है ना। किसका यूज करते हैं, तो इस ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं, इस ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। ओके, एक और जो इसके साथ यूज होता है बाबू, वो मैं बता दूं, जेरंड, क्योंकि ये वर्ब के फोर्थ फॉर्म का, जो जिस वर्ब में आप आईएनजी लगाते हो उसका वो फॉर्म होता है जिसमें आप इसको नाउन की तरह यूज करते हो। तो नाउन की तरह यूज कर ही रहे हैं, तो जहां जहां नाउन यूज होगा वहां जेरंड भी यूज किया जाएगा। अब थोड़ा सा इस चीज को समझेंगे, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखेंगे। तो डिवाइड द मैंगोज बिटवीन यू एंड ही लिखा हुआ है, जबकि बिटवीन एक प्रीपोजिशन है। आप सब जान रहे हो बिटवीन अपने आप में क्या है, ये एक प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन है तो इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज होना चाहिए। यू तो ऑब्जेक्टिव केस में ठीक बैठ रहा है, लेकिन ही यहां पे किसी भी तरह से सही नहीं होगा। ही के जगह पे सही आंसर क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ओके, तो सही आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये सब मिस्टेक्स को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आई होप कि ये मिस्टेक अब आपको समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट भी इससे रिलेटेड आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा, ये था आपका मिस्टेक नंबर 9 था, है ना बाबू, ये था मिस्टेक नंबर 9। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट मिस्टेक की तरफ, यानी हमारा लास्ट मिस्टेक है। बने रहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, छोड़ करके मत जाइएगा, बहुत कुछ उसमें भी आपको सीखने को मिलने वाला है। इसका आंसर बताइए अभी फिलहाल, जल्दी कीजिए, टाइप कीजिए जल्दी से, कमेंट में टाइप कीजिए आपको क्या इसका सही आंसर लग रहा है। देखिए जरा, क्या कहीं पे कोई गलती आपको लग रहा है। ओके,
तब तक मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लिखता हूं। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, इस चैप्टर से पूछा गया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आई होप ऑल यू ऑफ यू हैव हर्ड दिस टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके, उसमें एक रूल क्या है जरा ध्यान से समझिएगा। यदि किसी सेंटेंस में इन सारे जो मैं नीचे कंजंक्शन लिखने जा रहा हूं उनसे अगर दो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ रहे, यानी दो नाउन या प्रोनाउन जुड़ा हुआ रहे, किससे किससे जरा ध्यान दीजिएगा। मान लो कि अगर मान लो ये है विथ, टुगेदर विथ, जिससे जिससे जुड़ा हुआ रहे, टुगेदर विथ, along with, as well as, and not, no less than, except, including, excluding, इस तरह से मान लो कंजंक्शन है, समझ में आ रहा है? ओके, अब इसके पहले भी हमको कोई एक सब्जेक्ट दिखे, मैं यहाँ पे सब्जेक्ट 1 लिख देता हूं, और इसके बाद भी कोई सब्जेक्ट दिखे, मैं यहाँ पे सब्जेक्ट 2 लिख देता हूं, ठीक है? और तब यहाँ पे वर्ब का यूज किया गया, बाकी आगे कुछ भी सेंटेंस आपका हो सकता है। जानते हो विथ मींस साथ, टुगेदर विथ मींस के साथ, अलोंग विथ मींस साथ साथ। कहने का मतलब है कि ये सबका मतलब साथ साथ होता है। एज वेल एज मतलब राम, यानी वो भी के सेंस में यूज कर सकते हो, या के साथ भी के सेंस में यूज कर सकते हो, है ना? एंड नॉट जो अभी आप देख रहे हैं, तो एंड नॉट का मीनिंग हो जाता है यहाँ पे क्या हो जाता है, ना कि। ओके, नो लेस देन का मतलब होता है से कम नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, एक्सेप्ट मिस को छोड़ करके, या इंक्लूडिंग मिस भी हो जाता है शामिल करते हुए, और एक्सक्लूडिंग मिस हो जाता है बाहर निकालते हुए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जनरली जैसे ही सेंटेंस को पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में तो यही आता है कि आई के साथ तो एम सही है, और जानबूझ करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछने वाले यही तो चाहते हैं कि आप ऐसा ही तो सोचें। और हम तो कई बार अभी पूरे वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि जो ऑप्शन तुमको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करे, बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ओके, और ये चीज यहां पे भी हो रहा है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इस चीज को ध्यान से समझेंगे। क्या है ये कॉन्सेप्ट, जरा ध्यान से समझिएगा। अगर मान लिया जाए कोई दो सब्जेक्ट इनमें से किसी से जुड़ा हुआ रहे, जो लिस्ट अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, इनमें से किसी एक से अगर जुड़ा हुआ रहे, तो ऐसे सिचुएशन में आपको कहा जाता है कि आप सेकेंड सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज नहीं करें, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आपको वर्ब का यूज करना है। फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आपको वर्ब का यूज करना है, सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज नहीं करना है। हाँ, माइंड में आपका आ रहा होगा कि सर सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार क्यों नहीं कर सकते, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही क्यों वर्ब का यूज करेंगे? चलिए ना इसी के मीनिंग से समझ लेते हैं। कह रहा है यू एंड नॉट आई एम हर बेस्ट फ्रेंड। आप, ना कि मैं, अरे मैं नहीं, आप उसके बेस्ट फ्रेंड है, आप उसके बेस्ट फ्रेंड है, मैं नहीं हूं, आप उसके बेस्ट फ्रेंड है। तो जब मैं हूं ही नहीं, जब आई यहां पे है ही नहीं, तो जो सब्जेक्ट है ही नहीं, उसके अकॉर्डिंग कैसे वर्ब का यूज होगा जी? जो सब्जेक्ट रहेगा, जो सब्जेक्ट एक्टिव रहेगा, जिस पे ज्यादा फोकस करेंगे, जिस पे ज्यादा इंफेसाइज करेंगे, वही ना वहां पे सब्जेक्ट का काम करेगा, उसी के अकॉर्डिंग ना वर्ब का यूज करेंगे, है कि नहीं? तो ऐसे सिचुएशन में यहां पे ध्यान दीजिएगा, यू के अकॉर्डिंग होगा, और यू के अकॉर्डिंग होगा तो यू के अकॉर्डिंग एम थोड़े होगा, यू के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। सही आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ओके, क्लियर है? तो ये थे 10 मिस्टेक्स जो कि बहुत ही ज्यादा आप एग्जाम में गलती करते हो। हालांकि मैंने सारे मिस्टेक्स तो मैं इतना वीडियो में मैं कवर नहीं कर पाया हूं। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इसका पार्ट 2 भी लेकर के आऊंगा। और थोड़ा शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल कर दिए सब्सक्राइब, थोड़ा हमें भी सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।